नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गैरसैंण दौरे पर सीएम रावत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, हरीश रावत केवल राजनीति कर रहे हैं। हरीश रावत को गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। अगर गैरसैंण में उनको कुछ करना था तो उनका मौका उनको मिला था। सीएम ने आगे कहा कि हरीश रावत तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए। बिल्कुल वही बात हुई कि या खुदा हम न हुए। अब हो जाओगे तो क्या कर लोगे भाई। और इसलिए रावत जी केवल राजनीति राजनीति और राजनीति कर रहे हैं। बाकी उनका गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो मौका मिला था उनको। वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए। और इसलिए रावत जी की बातों पर उत्तराखंड का कोई विश्वास नहीं है। हरीश रावत काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कोरोना महामारी के दौरान राजनीति करती रही और जब देश महामारी से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के बड़े नेता वर्चुअल रैलियों में मस्त हैं। कार्यक्रम क्या, हमारी श्रीमती मंजू नेगी जी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं और पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और बरसों से कांग्रेस का झंडा उठा करके चल रही है। उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति एक बीमारी के बाद नहीं रहे, तो मैं उनके प्रति पार्टी की तरफ से सांत्वना व्यक्त करने के लिए आया था, अपनी संवेदना देने के लिए आया हूँ। बहुत वज्रपात हुआ उनके ऊपर। बहुत जल्दी चुनाव है और नई पार्टी भी दावेदारी करने वाली उत्तराखंड में। क्या लगता है किस तरीके से क्या नई विधानसभा के चुनाव नजदीक ही हैं, नई पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में इस बार दावेदारी करेगी। क्या लगता है कितना टफ होगा कांग्रेस? चुनाव के वक्त में चुनावी चहचहाहट होती है, लोग आते हैं, लेकिन मूलतः उत्तराखंड के अंदर सत्ता और सत्ता के विरोध में खड़ी कांग्रेस, दोनों के बीच में मुकाबला होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो 4-4.25 साल का इनका कार्यकाल दिखाई दे रहा है, जैसे 3-3.5 साल का, ये कार्यकाल निराशाजनक है। यदि यही स्थिति बनी रहेगी तो कांग्रेस के लिए 2022 अच्छा होना चाहिए। लगातार प्रदर्शन करने पर आपसे बातचीत करने में भी मुकदमा नहीं करते। कहीं दुख व्यक्त करने जाएं तो वहाँ भी मुकदमा न व्यक्त कर दे। वैसे एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए, मास्क इत्यादि पहनना चाहिए, ये सावधानियां हैं जो हर व्यक्ति को बरतनी चाहिए। मगर आप जो सत्तारूढ़ दल है उससे ज़्यादा बड़े अनुशासन की अपेक्षा करते हैं। इन्होंने वर्चुअल रैलीज प्रारंभ की, अपने राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ बुला करके राजनीतिक काम शुरू किया। उस समय हमने इनसे कहा कि ध्यान कोरोना के नियंत्रण पर दीजिए, और मगर ये उसका राजनीतिक लाभ उठाने के ज़्यादा स्थिति चक्कर में थे। जब कांग्रेस ने अपनी बात रखनी शुरू की तो ये सारी आईपीसी की धाराएं लेकर के और पुलिस की सहायता से कांग्रेस का मुंह बंद करने पर तुल गए। तो हमारा मानना यह है कि ये दो चीज़ें आप मुंह बंद करिए तो यदि कहीं आप विदेशों में देखा होगा आपने कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को दंडित किया गया है यदि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, तब उन देशों पर में कोई संदेश जाता है। अब हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, भाजपा के नेतागण, वो तो खुलेआम सैकड़ों के बीच में खड़े हो रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव की कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली कोरोनिल दवा को लॉन्च किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गलत तथ्य पेश करने पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता मणि कुमार ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय से याचिका वापस लेने की प्रार्थना की।
बाजपुर के 20 गांवों का जमीनी विवाद जो है वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस देने की बात कर रहे हैं, वहीं जिला कलेक्ट्रेट द्वारा प्रभावितों को नोटिस जारी किया जा रहा है, जिससे लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। से जुड़े लोगों की आज मीटिंग थी और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि अभी तक सांकेतिक रूप से हम प्रदर्शन करते आए हैं और 10 तारीख का जैसे तारीख है ये बताया जा रहा है, तो आज हमने प्रतियां जला करके रजिस्ट्रियों की विरोध किया है कि आखिर तहसीलों पर विश्वास कौन करेगा। जिन तहसीलों से वो रजिस्ट्रियां करवाई गई वो आज कह रहे हैं कि बेकार हैं, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। उस स्टाम्प ड्यूटी का और उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती थी जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ की। तो उसके विरोध में आज ये प्रतियाँ जलाई गई हैं और ये बताना चाहते हैं सरकार से। आज सैकड़ों लोग बाजपुर बचाओ मुहिम के साथ यहाँ इकट्ठे होकर के एक मशवरा हुआ है कि ये आज़ादी का दिन है 15 अगस्त, उससे पहले पहले अगर ये मामला हल हो जाता है तो ये सांकेतिक कार्यक्रम चलता है। अगर तब तक ये हल नहीं होता तो पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसी भी सरकार के मंत्री को, किसी भी सरकारी बड़े अधिकारी को बाजपुर में आने नहीं दिया जाएगा, चाहे उसकी कार के आगे लेटना पड़े किसानों को, मजदूरों को। क्योंकि जब बेघर होने से अच्छा तो ये है कि एक बार इनको भी हम ये बताना चाहेंगे और ये भी पूछना चाहेंगे कि जितने सरकारी दफ्तर बने हैं वो किस ज़मीन में बने हैं, वो किस आधार पे बने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज बाजपुर बचाओ मुहिम के तहत हमने चर्चा की है और भविष्य में इसका परिणाम आपके सामने होगा अगर सरकार नहीं सुधरती है तो। डोईवाला में बाजार में साप्ताहिक बंदी को लागू कर जहां अनलॉक 3 में व्यापारियों को राहत दी गई, वहीं तमाम तरह की छूट देने का काम शासन प्रशासन लगातार कर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से बाजारों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन था, जिसे अब समाप्त कर फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। नहीं, आज शनिवार और इतवार को बाजार खुला रहेगा। ये जो है बहुत अच्छा हुआ है। लॉकडाउन के डर से, कोरोना के डर से ये बिल्कुल सरकार का सही निर्णय है। और इसके अलावा जो बुधवार की जो छुट्टी थी पहले पूर्व की तरह, वो जो की है वो बिल्कुल सही किया। हम इसका समर्थन करते हैं और हर तरह से सरकार को सहयोग देने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी है। दुकान पर जो भी कस्टमर आता है, अगर बिना मास्क के आता है तो उसको, अगर हमारे पास मास्क होते हैं तो उसको दे देते हैं, नहीं तो उसको कहते हैं मास्क लगा के आओ तो हम सामान देंगे। सबके लिए इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। बीमारी ये ऐसी है कि इसमें जो है कुछ भी हो सकता है, इसलिए आदमी को, मनुष्य को अपना ध्यान अपने आप रखना। रुड़की में एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाले युवक पर पुलिस चौकी में उस वक्त मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिस वक्त वो रुड़की क्षेत्र में ड्यूटी पर था और अपने काम को अंजाम भी दे रहा था। और इसका जीता जागता उदाहरण उस युवक के उस दिन के सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहाड़ी से मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि आजकल जगह जगह सड़क कटिंग का काम चल रहा है, जिससे सड़क मार्ग बाधित हो रहा है। मसूरी में पिछले दिनों हुई बारिश से लोगों को काफी नुकसान हुआ था, जिसे लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नुकसान का जायजा लिया गया और 10 परिवारों को सरकार द्वारा आपदा राहत राशि के तहत 9 लोगों को 3,800 रुपए और एक को 5,200 रुपए का चेक दिया गया। पीड़ित परिवार ने सरकार का आभार व्यक्त किया। डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए थे डीलर को, लेकिन डीलर के द्वारा अभी तक जो है वो ऑनलाइन के लिए वो फॉर्म नहीं दिए गए और दूसरी तरफ जो है उनको राशन देने से भी मना किया जा रहा है। तो इसको लेकर के सप्लाई इंस्पेक्टर भी, क्योंकि आज यहाँ पर आए थे, उनके साथ बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि कतिपय लोगों के जो है राशन के डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका ऑनलाइन हुआ है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है। और रही राशन मिलने की बात, तो राशन से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी प्रोसेस है। सरकारी प्रोसेस में लेट लतीफ़ी के लिए जो है इंडिविजुअल आदमी जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है और राशन तो उनको एनी हाउ मुहैया कराई जाएगी। और यदि डीलर की तरफ से कोई हीला हवाली, कोई लापरवाही होती है तो उसके विरुद्ध भी जो है सप्लाई इंस्पेक्टर से जांच मंगाई जाएगी और उसके अनुसार फिर लीगली जो है कार्रवाई की जाएगी।
अतिवृष्टि से जो है यहाँ पर कुछ लोगों के मकान आंशिक रूप से और कुछ लोगों का जो है उनके खाने पीने के बर्तन इत्यादि जो है बर्बाद हो गए थे। तो जो सरकारी नियमों के अनुसार, जो आपदा नियमों के अनुसार प्रावधान है, उसमें अहेतुक सहायता का प्रावधान था। तो 9 लोगों को तो हमने 3800 रुपये जो अहेतुक सहायता होती है वो दिया, समय दे दिया उनको। और एक जो है कच्चा मकान था, वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त था, तो उसको 5200 रुपये की मदद दी गई। तो कुल मिलाकर 10 लोगों को, प्रभावित लोगों को जो है आज आपदा राहत के चेक दिए गए। क्योंकि अब ये तो सरकारी प्रावधान है कि उनको हम लोग कैश नहीं दे सकते, उनको खाता खोलना चाहिए। और क्योंकि वो अनिवार्यता हो जाएगी वो, क्योंकि बिना खाते के तो वो पैसा फिर नहीं पेमेंट हो पाएगा, तो उनको खाता खोलना ही है और खाता खोलने के बाद जो है वो पेमेंट हो जाएगा। ये तो जो चेक दिया है हमें, ये तो केवल राशन पाने के लिए, थोड़ा हम बच्चों को नमक रोटी खिला सके सर, थोड़ा बहुत राहत जरूर मिली है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई इस कैश से नहीं हो सकता सर। उसमें तो हमें अर्जा कर्जा करके ही इसको मतलब जो पूर्ति करे, तभी हम झुकी खड़ी कुछ भी जो अगर हमारे जो जुगाड़ गिर गए वो बनाने के लिए, तो इसमें तो कुछ भी और थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है कि बच्चे को 2 रोटी खिला सकते हैं। 2 रोटी खिला सकते हैं। मेरे पास कपड़े न बर्तन नहीं, मेरा तो कोट भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है मेरे। तो अब थोड़ा बहुत मदद मिली है तो थोड़ा बहुत अब इसमें गुजारा करने होगा पड़ेगा सर। मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं। थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है ना। थोड़ी बहुत मिल रही है, मेरे तो रहने की जगह नहीं है। मसूरी में राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड धारकों के कार्ड ऑनलाइन ना किए जाने के कारण यहां पे 106 कार्ड धारक पिछले 4 महीनों से राशन से वंचित हैं। इसे लेकर क्षेत्रीय सभासद सरिता कोहली द्वारा एसडीएम से शिकायत कर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मांगा था हमसे, हमारा जो डीलर है बारलोगंज में, उन्होंने हमसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे देंगे। जबकि एक बार नहीं 2 बार हमने डॉक्यूमेंट्स दिए। तीसरी बार जब अभी पिछले महीने तक हमें राशन सब पूरी पब्लिक को मिल रहा था, लेकिन जब हम अभी राशन लेने के लिए वहाँ गए तो राशन उन्होंने हमें दिया नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ कि जी हमने कार्ड आपके ऑनलाइन नहीं हुए, जबकि कार्ड हमने दे चुके थे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कोई बारलोगंज की कोई नागरिक है, लेडीज है, कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो ले गई थी और उन्होंने अपने पास रख लिया, लेकिन उन्होंने वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया, जिस कारण हम 106 लोगों के जो राशन कार्ड है वो ऑनलाइन नहीं हो पाए। जिस वजह से हम लोगों को 106 लोगों को, उनके परिवार वालों को बड़ी इस लॉकडाउन के दरमियान इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताएं। किसके पास काम धाम नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है, वही एक जरिया था जो कि वो जरिया भी खत्म हो चुका है। स्टेट में परसों ही से राशन मिलना शुरू हुआ है, तो परसों डीलर कहते हैं कि अब तुम लोगों को राशन नहीं मिलेगा। पूरा मेरा वार्ड एससी वार्ड है और यहाँ पर जो गरीब परिवार रहते हैं सारे व्हाइट कार्ड वाले लोग हैं, और आज की डेट में वो डीलर कहते हैं कि तुम्हें राशन कार्ड नहीं मिलेगा, जबकि वो ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं। तो आज हम एसडीएम साहब के पास कंप्लेन करने आए हैं कि मेरे वार्ड के लोगों की, जिनके राशन कार्ड ऑलरेडी उन्होंने दे रखे थे, उनको राशन मिलनी चाहिए। हमने फूड इंस्पेक्टर से भी कहा है कि वो जब ऑनलाइन करने के लिए दे चुके थे तो इसमें सारी गलती डीलर की है। उन्होंने की किसी तीसरे व्यक्ति को, उन्होंने वो सारे, ये तो सरकारी दस्तावेज, उन्होंने क्यों तीसरे व्यक्ति को दिए? उनका ये खुद का काम था डीलर का, और जनता के पास वो राशन कार्ड फेंक के दे रहे हैं कि हम तुम्हारे को राशन नहीं देंगे। तो क्या बनता है आज की डेट में, जब सरकार इतने एक्टिव है और एक एक जन तक राशन मुहैया कराया जा रहा है, तो आज की डेट में वो गरीब परिवार कहाँ जाएंगे? मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि उस गरीब व्यक्ति जिनको राशन नहीं मिल रही है, या तो सरकार उनको जब तक ऑनलाइन कार्ड नहीं होते, उनको 3 महीने तक जब तक उनके कार्ड ऑनलाइन नहीं हो रहे, उनको राशन दिलवाई जाए। अगर नहीं दिलाते तो क्या एसडीएम ऑफिस में या फिर मैं डीलर के पास जाके हम धरना प्रदर्शन। डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए थे डीलर को, लेकिन डीलर के द्वारा अभी तक जो है वो ऑनलाइन के लिए वो फॉर्म नहीं दिए गए, और दूसरी तरफ जो है उनको राशन देने से भी मना किया जा रहा है। तो इसको लेकर के सप्लाई इंस्पेक्टर भी, क्योंकि आज यहाँ पर आए थे, उनके साथ बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि कतिपय लोगों के जो है राशन के डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका ऑनलाइन हुआ है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है। और रही राशन मिलने की बात, तो राशन से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी प्रोसेस है। सरकारी प्रोसेस में लेट लतीफ़ी के लिए जो है इंडिविजुअल आदमी जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और राशन तो उनको एनी हाउ मुहैया कराई जाएगी। और यदि डीलर की तरफ से कोई हीला हवाली, कोई लापरवाही होती है, तो उसके विरुद्ध भी जो है सप्लाई इंस्पेक्टर से जांच मंगाई जाएगी, और उसके अनुसार फिर लीगली जो है कार्रवाई की जाएगी। अपनी लापरवाही के लिए सुर्खियों में रहने वाला हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल एक बार फिर से कोविड अस्पताल बनने के बाद से सुर्खियों में आ गया। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब सुशीला तिवारी अस्पताल की अव्यवस्था पर सियासत भी होने लगी है। देखिए, आज एक बार की बात नहीं है, बार बार हो रहा है। आपके डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कई बार ऐसे केसेस आए हैं और लापरवाही की वजह से लोगों की जान जा रही है।
एक मरीज के खिलाफ रिपोर्ट होती है कि वो भाग गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में ही उसकी लाश मिली है। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह की लापरवाही हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिली है। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल जो है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो तिवारी जी थे, स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने एक बड़ी उम्मीदों से बनाया था कि पूरे उत्तराखंड में और कुमाऊं क्षेत्र और आसपास लगे हुए उत्तराखंड से, जैसे मुरादाबाद, रामपुर, इन लोगों के। दिनेशपुर में कार सेवकों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। इस दौरान कार सेवक सुब्रतो गोस्वामी ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जल्द पूरा होगा। मस्जिद को विध्वंस करने के लिए हम लोगों ने जत्था बनाकर उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में गए थे। विश्व हिंदू परिषद और वर्तमान भाजपा सरकार से हमारा निवेदन है कि हम लोगों को पुनः उसी जत्थे में वहाँ कार सेवा के लिए भेजा जाए। राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोग एक बार नहीं कई बार गए और बाबरी मस्जिद का ढांचा हम लोग यहाँ से 10 लड़के गए थे और जो है वहाँ दर्शन करके आए थे। और आज इस ऐतिहासिक घड़ी में थोड़ा दुख इस बात का रह गया कि लॉकडाउन के चलते हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और अपने आंखों से जो है को देख नहीं पा रहे हैं, पढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन खुशी है, मन में बहुत खुशी है। हम तो सबको लेके फिर और सबको लेके जो उनके रामलला जी के दर्शन करने जाए। आज उत्तराखंड की महान वीरांगना तीलू रौतेला का जन्मदिवस है और तीलू रौतेला गढ़वाल उत्तराखंड की ऐसी वीरांगना थी जो केवल 15 वर्ष की उम्र में ही रणभूमि में कूद गई थी। तीलू रौतेला को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है और तीलू रौतेले की याद में आज भी कांडामल्ला ग्राम और बीरोखाल क्षेत्र के निवासी हर साल कोधिग मेला आयोजित करते हैं और ढोल, दमाऊ, कथा निशान के साथ तीलू की प्रतिमा का पूजन भी किया जाता है। कोविड-19 और जन स्वास्थ्य को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक की। इस दौरान डीएम ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ और दवाओं का होना जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कहीं भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारे जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, फीमेल हॉस्पिटल, डीएस हॉस्पिटल हल्द्वानी और बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल। सो इसमें फंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सीपीएस, यूजर चार्जेस, एसडीआरएफ, सीएमआरएफ उसका समीक्षा किया गया है और अगर कोई फंड सप्लीमेंट करना है तो वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसडीआरएफ और खनिज फाउंडेशन का भी उपलब्ध है। सो उसमें अभी तक ये पाया गया कि हॉस्पिटल्स के पास सफिशेंट फंड्स अवेलेबल हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी इक्विपमेंट मशीनरी को लेकर और कंज्यूमेबल्स को लेकर, कोविड प्रोटेक्टिव गियर और उनके बिजली घोटाले को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा, लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड राज्य में बिजली ज्यादा बच रही थी। बची हुई बिजली को विभाग के अधिकारियों द्वारा दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। ये लॉकडाउन के दौरान जो हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर बिजली थी वो क्योंकि फालतू हो रही थी, उस फालतू बिजली को दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ के बिजली के अधिकारियों के द्वारा बेच दिया गया और उसके बाद जो पैसा उत्तराखंड राज्य को मिलना चाहिए था वो पैसा आज तक नहीं मिल पाया। सितारगंज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बिस्टी चौराहे पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 2 युवकों को 21 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर एसओ समेत चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की है। ढाबा संचालक से मारपीट और झूठे मुकदमे के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद एसएसपी ने एसओ को लाइन हाजिर और चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। 22 जुलाई को थाना केलाखड़े के बैरिया दौलत एक चौकी है, उसके इंचार्ज ने अनिल शर्मा नाम के एक व्यक्ति से 97.7 ग्राम चरस की बरामद की थी और इसके साथ जो है 2 कांस्टेबल थे, देववन सिंह, चंदन सिंह। इन्हीं तीनों कर्मचारियों के द्वारा बरामदगी के दौरान इनका एक गंगा ढाबा पड़ता है
पंडित ढाबा गणेशपुर तिराहा के पास अनिल शर्मा जी का। तो वहाँ पर जो है इन्होंने अंदर जा कर के इनकी जो वीडियो फुटेज है उसमें कुछ वहाँ के जो होटल कर्मी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।